तो भाई क्या बता रहा था मैं कि जब आप प्राणायाम करते हो तो हमारे लिए प्राणायाम के साथ साथ आसन क्या मदद करते हैं। देखिए, आसन करने से हमारी बॉडी में क्या आता है? दृढ़ता। बताया था नहीं? क्या आता है बताओ? दृढ़ता। और प्राणायाम करने से क्या आता है? लघुता, हल्कापन, शांति फील होती है, अच्छा मन हो जाता है। तो कुछ ऐसे आसन बने हैं जिनको करने से प्राणायाम की जो शक्ति है, प्राणायाम की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। तो प्राणायाम करने से पूर्व या प्राणायाम के साथ या बाद में उनको अगर करते हैं तो प्राणायाम अच्छा होता है। उससे हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका भी सकारात्मकता उसमें आती है, पॉजिटिव प्रभाव उसमें पड़ता है और हम बेहतर कर पाते हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखो, आसन के बारे में तुम शायद मैंने बताया नहीं बताया। आसन हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे होते हैं शरीर संवर्धनात्मक आसन। क्या होते हैं? शरीर संवर्धनात्मक आसन। ये हमारे बेसिकली आगे पीछे झुकने वाले जितने भी अभ्यास हैं वो सब हमारे शरीर संवर्धन, जिससे हमारे शरीर का संवर्धन होता है, उसमें बदलाव आता है। तो हमारे शरीर संवर्धनात्मक आसन होते हैं। एक हमारे होते हैं रिलैक्सेसिव पोस्टर, मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको आरामदायक आसन। शरीर को आराम देने वाले आसन होते हैं, जैसे शव आसन है, जैसे ध्यान आसन है, बैठ जाते हैं हम। रिलैक्सेसिव पोस्टर जैसे शशक आसन है। आपने शशांक आसन सुना है? बिल्कुल मत बोलना आज के बाद। शशांक आसन कुछ नहीं होता। शशांक का मतलब चंद्रमा होता है। पूरे भारत के अंदर बहुत लोग गलत सिखा रहे हैं। खरगोश नहीं होता, आप आज ही सर्च करिए गूगल पर। शशांक का मतलब चंद्रमा होता है, शशक का मतलब खरगोश होता है। शशक, शशक, शशक नहीं बोलते, उसका मतलब होता है। ये मैं आपको धारणा दूर कर रहा हूँ, इस किताब में भी गलत लिखा हुआ है। क्लेम है मेरा, चैलेंज है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शशक आसन होता है, शशांक कभी मत बोलना। शशांक चंद्रमा होता है और वो चंद्रमा वाला आसन होता नहीं है भाई। ये वाला चंद्रमा वाला आसन नहीं होता, वो तो खरगोश आसन है। खरगोश को शशक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? शशक आसन, शशक आसन। तो किताब में शशांक आसन दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ के चलना। यस, तो आप जो भी है, मेरा कहने का मतलब है कि शशक आसन होता है, शशांक दूसरा आसन होता है, चंद्रमा वाला है ही नहीं आसन। तो आप ध्यान रखना। तो बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो हमारे रिलैक्सिव पोस्चर हैं, जिनसे हमें बीच बीच में हम आराम के लिए हम प्रेफर करते हैं उनको। और एक आसन हमारे ध्यानात्मक आसन होते हैं। कौन कौन से? ध्यानात्मक। 3 प्रकार के हमारे मुख्य आसन होते हैं, जिनकी 3 कैटेगरी: ध्यानात्मक आसन, रिलैक्सेसिव आसन और तीसरा होता है शरीर संवर्धनात्मक आसन। आसनों के बारे में बस यही कैटेगरी होती है। इसमें फिर डिवाइड हो जाता है, जैसे खड़े होने वाले आसन, बैठने वाले आसन। ध्यानात्मक आसन जैसे ये अपना सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, ये सारे ध्यानात्मक आसन है, जिसमें बैठकर आप ध्यान लगा सकते हैं। ये हमारे ध्यानात्मक आसन। और रिलैक्सेसिव पोस्चर हमारे मुख्यतः 2-3 माने जाते हैं, जैसे शवासन और शशकासन। और बाकी एक आध और हो तो वो भी मान सकते हैं। और शरीर संवर्धनात्मक आसन में तो सभी आते हैं, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। और साथ में जो है एक हमारा होता है प्रोन पोस्चर, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोन। प्रोन पोस्चर कौन से होता है? सुपाइन, प्रोन। प्रोन का मतलब होता है पेट के बल वाले आसन। क्या बताया मैंने? पेट के बल वाले, पी से पेट और पी से प्रोन। इंग्लिश वर्ड है, PRONE, प्रोन, प्रोन, ठीक है। स्टैंडिंग पोस्टर्स, नंबर 1 पे लिखो स्टैंडिंग पोस्टर्स। हाँ, पेट के बल वाला, वो तो भुजंगासन है, वो भुजंगासन है। वो मयूरासन है जो आप कह रहे हो। हाँ, ऐसे करके पूरी बॉडी ऊपर आ जाती है, तो मयूरासन। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्टैंडिंग पोस्चर खड़े होने वाले आसन, सिटिंग पोस्चर बैठ कर करने वाले आसन, सारे जो भी आते हैं। फिर होते हैं ट्विस्टिंग पोस्चर्स, मरोड़ कर करने वाले आसन शरीर को। कौन कौन सा है, कोई एग्जांपल देगा? नहीं, मकर आसन तो है, हाँ मकर आसन भी कह सकते हैं। वक्रासन, वक्रासन है। और एक आसन है हमारा ये गोमुख आसन।
गोमुख आसन, और एक होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। सबसे मुख्य जो आसन होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये हमारे बॉडी को इस तरह से खिंचाव दबाव देते हैं, बॉडी पे खिंचाव आता है, उसमें ट्विस्टिंग हो जाती है, ट्विस्टिंग पोस्चर कहते हैं इंग्लिश में इसको। और एक होता है हमारे प्रोन पोस्चर, जो भी पेट के आसन होते हैं, पेट के बल करने वाले, उसको प्रोन पोस्चर बोलते हैं इंग्लिश में, PRON, प्रोन। और जो हम सीधे लेट कर करते हैं स्पाइन के बल, उनको बोलते हैं सुपाइन, सुपाइन SUPIN, सुपाइन पोस्चर। तो ये हमारे आसनों का वर्गीकरण होता है, ठीक है। ये मुख्यतः हम जो है कर पाते हैं, इन्हीं के अंदर सब आसन आते हैं, ट्विस्टिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन, सुपाइन, ये इन्हीं के, इससे बाहर नहीं होता कुछ। ये हमारे वैसे वर्गीकरण हो गया। वैसे मैंने वर्गीकरण 3 तरीके से बताया था आपको, उसी में ही आते हैं सारे। तो ये हमारा टोटल वर्गीकरण है। बाकी प्राणायाम करने में हमें, प्राणायाम हमारी बॉडी को स्थिरता प्रदान करता है, और मुद्राएं हमारी स्थिरता प्रदान करती हैं। प्राणायाम हमें लघुता प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, ऑक्सीजन का प्रवास अंदर अच्छा हो जाता है। और साथ में कुछ ऐसे अभ्यास हैं जैसे मेरुदंड वाले, गर्दन वाले, जिनमें सीधा रहना चाहिए, खड़े होकर अभ्यास के बारे में इन्होंने बताया है। तो प्राणायाम के लिए जो है बेसिकली जो है दृढ़ता की कमी होती है। देखिए आसन प्राणायाम करते वक्त हमें जो है बेसिकली दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो हमें आसनों से प्राप्त हो सकती है। मतलब आसनों, दृढ़ता की कमी देखी गई है जब आप प्राणायाम करते हो, तो एक मतलब फियर देखा गया है, तो उनको दूर करने के लिए आसन बहुत अच्छा अभ्यास है। तो आसन हमें दृढ़ता प्रदान करता है। साथ में जो है बीच में जब आप आसन करते हो तो पेट बीच में आना बंद हो जाता है, प्राणायाम करने से पेट में भी तो प्रभाव पड़ता है। तो आसन उसमें जो है बेसिकली बाधा कम उत्पन्न करता है। शरीर को स्थिर रखने के लिए हम थोड़ी देर एकाग्रता की आवश्यकता हमें जरूर होती है। और साथ में जो है बैठना या लेटना जब संभव ना हो तो हम जो है किसका स्थिर रखने की मतलब स्थिति का हम प्रयोग करते हैं। तो बेसिकली कुछ पैरों के अभ्यास हैं, जैसे दोनों पैर, नहीं प्राणायाम लेटकर किए जा सकते हैं, वो कोई बुराई बात नहीं है, लेटकर ही कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन बैठकर हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैडम ने कराया ना, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो पहले अभ्यास के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। दोनों पैर पर कंधे की चौड़ाई के बराबर उसमें आप गैप रखते हैं, और कूल्हों को बेसिकली धड़ के आगे झुका के, और मतलब ना आगे झुकाएं ना पीछे झुकाएं, ना दाएं ना बाएं, सीधा मेरुदंड रखना है। इस तरह से प्लेन पोस्चर है हमारा। और इसमें बेसिकली संतुलन एक केंद्र बिंदु पर करना होता है, सामने देख के, इससे भी हमारा प्राणायाम स्थिर स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें ये सोचना होता है कि बेसिकली अपने मन में कुछ भी ले आते हैं, अपने जो हमारा पोस्चर है उसके बारे में विचार करते हैं हम लोग, कि भाई मैं जो है सीधा खड़ा हूँ, मेरे किन पर दबाव आ रहा है, पैरों पर आ रहा है, हाथों पर आ रहा है, मेरी दृष्टि कहाँ पर है, आई हमारी एकदम दृष्टि आगे होनी चाहिए। तो सबसे पहला अभ्यास इसमें शवासन बताया गया है। क्या बताया गया? शवासन। शवासन में आपको जानते हैं कि हमारे हाथ, पैर, पलक, जीभ, फेफड़े, ये सब इसमें जो है बेसिकली शिथिल हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है ये करना चाहिए हमको। और साथ में कोई भी तकिया या कंबल अगर दिक्कत हो रही है तो लगाया जा सकता है, ऐसा पुस्तक के अनुसार है ये। इसमें विधि की अगर हम बारे में बात करें कि शवासन कैसे होता है, आपको पता है ज़मीन पर सीधे लेट जाते हैं, और साथ में मेरुदंड, गर्दन और एक सीध में रहते हैं। इसका तरीका यह है, हाथ हथेलियाँ ऊपर की ओर खुली हुई रहती हैं, पंजे बाहर की ओर खुले हुए रहते हैं, आप सीधे लेट जाते हैं। अगर आपकी गर्दन साइड में जाना चाहती हो तो चली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इधर जाना चाहती है तभी तो शवासन है, अगर आप टाइट कर रख रहे हो तो कैसा शवासन है? तो उसमें जो है दोनों पैरों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी हो, और दोनों अंगूठे बाहर की ओर हों, मैंने अभी बताया जैसे कि आपको, और हाथों के बीच में 15 सेंटीमीटर की दूरी हो। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो ये इसमें बेसिकली शवासन है एक तो। और बैठकर कुछ अभ्यास है करने वाले, जैसे बैठकर जब आप आसन करते हो तो धड़ को स्थिरता मिलती है, हमारा जो धड़ होता है उसको स्थिरता मिलती है। साथ में कूल्हों पर भी हमारा दबाव आता है। कूल्हों को इस प्रकार हमें जो है स्थित करना चाहिए कि सिर और धड़ का भार पैरों पर आ जाए। तो इस तरह से आप बुक के अनुसार ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें जो है ये सारा बताया गया। एक अभ्यास हमारा सुखासन होता है। सुखासन के बारे में सीधा बैठ जाते हैं, हाथों की हथेलियाँ बिल्कुल ज्ञान मुद्रा में रहती हैं, दोनों पैर बिल्कुल रिलैक्सेसिव पोस्चर में रहते हैं,
कुछ नहीं इधर उधर मोड़ना है, बिल्कुल आराम से ऐसे ही जैसे बिल्कुल रखे हुए हैं ऐसे बैठ जाते हैं, इसे सुखासन बोलते हैं। और साथ में जो है अर्ध पद्मासन होता है एक अभ्यास, आप लिख सकते हो इनको। ये अभ्यास मदद करते हैं प्राणायाम में। कौन कौन से? शवासन, सुखासन, और तीसरा है हमारा अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन लगा के दिखाओ, पहले सुखासन लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ। सुखासन में बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे बैठ जाओ, सिंपल, बस कहीं कोई दबाव नहीं देना, सिंपल अपना दोनों पैर इस तरह से और बैठ जाते हैं। हाथों की स्थिति इस तरह से, चिपके हुए हाथ और हथेलियां घुटनों के ऊपर, ठीक है। हाँ, इसे चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं हम लोग, और इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं? कहा जाता है ये ज्ञान मुद्रा है, लेकिन ये होती है ज्ञान मुद्रा पुस्तक के अनुसार। हम पुस्तक के अनुसार ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस थोड़ा सा दिशा बदल रही है। ऐसे ज्ञान दिया जाता है ना, और ऐसे चिन्ह मुद्रा, ऐसे याद रखो आप, तो इस तरह से। तो चिन्ह मुद्रा कौन सी हुई, करके दिखाओ। ये चिन्ह मुद्रा हो गई, और ये ज्ञान मुद्रा। अब ध्यान रखेंगे, उंगलियां मिली हुई, हाथों की स्थिति सुन लीजिए। ये वाली उंगली जो हमारी इंडेक्स फिंगर बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे लगती है, बिल्कुल रूट पे लग जाती है, और इस तरह से लगती है। दोनों सेम, चिन्ह और ज्ञान मुद्रा में सेम, बस ऐसे अवस्था बदल जाएगी जी। ये ज्ञान मुद्रा है, ये वाली, ये दूसरी मुद्रा है। कभी मुद्राओं के बारे में बाद में बताऊंगा, बहुत सारी मुद्राएं, उनका क्या लाभ मिलता है मैं पूरा बताऊंगा, कभी एक लेक्चर ही लूंगा। तो ये है इस तरह से, मैंने आपको मुद्राओं के बारे में बता दिया, थोड़ा ध्यान रखना। साथ में अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन कैसे करते हैं भाई? एक पैर ऊपर और बाकी नीचे, बिल्कुल जैसे मैडम आपने लगाया और आपने लगा लिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप भी लगा के दिखाओ। तो अर्ध पद्मासन इसमें लगा सकते हैं। इसमें बेसिकली जिनको साइटिका है, जिनको समस्या है, बैक पेन है, उनको थोड़ा सावधानी से करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है। और लाभ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लाभ इसमें प्राप्त होते हैं, जैसे हमारे पैरों की मांसपेशियाँ शिथिल अच्छी हो जाती हैं, और जो उनमें विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। हमारे जो हिप्स की प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो तो नहीं करना है, होता ही नहीं है, फिर बैठ नहीं पाता है इंसान, तो इनको करना चाहिए। फिर दूसरा अभ्यास है पद्मासन। पद्मासन लगा के दिखाओ सभी। पद्मासन में पूरे दोनों पैर, यस, वेरी गुड। प्रवेश तो एकदम लगा देते हैं, बढ़िया। पद्मासन, पद्मासन के बारे में सिंपल एक बात है, एक पैर को पहले ऊपर ले जाएंगे और बाएं पैर को, फिर दूसरे दाएं पैर को ले जाएंगे, और दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए दोनों अच्छे से लगेंगे। हाथों की स्थिति ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में रहती है, ये सिंपल बात है। सीमा इनकी यह है कि साइटिका वाले इनको नहीं करना चाहिए, साइटिका को और समस्या आ सकती है, थोड़ी सावधानी से करना है। साथ में जिनको मेरुदंड के निचले हिस्से में प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। और जो किसी संक्रमण से पीड़ित हैं, किसी को इन्फेक्शन है, कोई दिक्कतें हैं, उनको बहुत सावधानी से करना है। और साथ में घुटनों में कोई प्रॉब्लम आती हो, घुटनों की समस्या रहती है आजकल, अगर आप किसी दर्द की समस्या में आसन करते हैं तो वो अच्छा बात नहीं है। किसी भी दर्द की अवस्था में आपको आसन नहीं कराने हैं। अगर थोड़ा बहुत आरामदेह है वो तो करा सकते हो आपको। लाभ की अगर हम बात करें पद्मासन की, तो क्या हो सकता है इसके लाभ? ये हमारी ऊर्जा को शरीर के ऊपरी भाग में भेजता है। कौन सा आसन? पद्मासन। पद्मासन हमारे शरीर की जो ऊर्जा होती है उसको ऊपर की दिशा में भेजता है, और ऊपर क्या है? हमारा मस्तिष्क है। तो हमारी ऊर्जा का स्थिर जब यहाँ पे जाएगी तो हम ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से हम काम कर पाएंगे। यस, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा बेसिकली जो है, और ऊपर हमारा क्या होता है? चेतना का केंद्र है, ऊपर चेतना केंद्र होता है। पद्मासन करने से और चेतना जागृत हो रही है हमारी, हम और अलर्ट हो जाते हैं और सक्रिय हो जाते हैं। तो हमारी चेतना का बिंदु कहाँ पर है? मस्तिष्क में है, तो वहीं से हम सक्रिय रहते हैं। तो हमारी ऊर्जा जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ऑफकोर्स हम जो है अच्छा काम कर पाएंगे। तो ये हमारा उसमें रहता है। और धीरे धीरे इसमें पैर लचीले भी होते चले जाते हैं पद्मासन में। जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाते हो तो बैठने का अभ्यास आपको अधिक होने लगता है। मैं तो अभी 5-5 घंटे बैठ सकता हूँ, मुझे तो बढ़िया अभ्यास है, मुझे तो बहुत बढ़िया। मैंने काफ़ी आसनों में अच्छा मेरा अनुभव रहा है। मैंने कुछ भी करवा लो आप, चाहे कोई भी आसन करा लो, मुझे कोई ऐसा आसन नहीं जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आज तक आसन ही किए हैं। तो मैंने सब आसन किए हैं। एडवांस आसन में मैं बहुत शानदार रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टेज पे क्या करता था, स्टेज पे मैंने
5-5 हज़ार लोगों के बीच में किया है। तो काफ़ी अनुभव अच्छा रहा है मेरा, आसनों में ठीक रहा है मेरा। और अभी तो मैं टीचर के भूमिका में ज़्यादा आ गया हूँ, तो इसलिए थोड़ा दिखता नहीं हूँ ज़्यादा लेकिन मेरे सारे अभ्यास आज भी सिद्ध हैं। जी नहीं, अर्थराइटिस का इलाज है, आयुर्वेद की चिकित्सा इसमें संभव है और उसका हम इलाज करते हैं। इसमें आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा संभव है, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हम बताते हैं। और अर्थराइटिस में बेसिकली हमारा वात विकार मानते हैं इसको हम। कैसा विकार है? वात। आयुर्वेद तीन उस पर काम करता है, 3 पे, वात, पित्त और कफ। देखो, वात हमारे 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त हमारे 40 प्रकार के रोग होते हैं और 20 प्रकार के कफ के रोग होते हैं हमारे। और इस तरह से इसी प्रिंसिपल पे हमारा वो काम करता है। कौन सा? आयुर्वेद। तो ये वात की समस्या मानी जाती है। अब मैं किसी दिन फिर लूँगा, क्योंकि हमारा समय ये नहीं है ज़्यादा डिस्कस करने का। सिद्धासन। सिद्धासन में बेसिकली दोनों पैर फैला के बैठ जाते हैं और दोनों पैरों की, लगाओ जल्दी लगाओ, जो हमारा ये वाला काफ वाला रीजन है, इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, दोनों जो हमारा पिंडली वाला और थाई वाला बीच के भाग में, मतलब हमारे जो जॉइंट है इसके बीच में यहाँ पे फंसा लेते हैं। ऐसे ऐसे लगाओ, हाँ अंदर लगाओ। सिद्धासन। सिद्धासन में आप लगाओ ऐसे करके, देखो यहाँ लगा लिया और ऐसे ही, यस। अभी मेरी टाइट पैंट है थोड़ी, हाँ लगाओ मेरी थोड़ी, यस। पैरों को अंदर लगाओ, पैरों को अंदर, हाँ इनका ठीक है थोड़ा, इनका ठीक है। तो ये हमारा सिद्धासन है बेसिकली। सिद्धासन में बेसिकली हमारे मूलाधार पे प्रभाव पड़ता है। कौन सा? मूलाधार पर, क्योंकि हम इसमें पैरों को अंदर की तरफ खिंचाव देते हैं, अंदर दब जाता है ना। यस, देखो सुखासन अलग था, हाँ जी, सुखासन का लाभ अलग है और इनका लाभ अलग है। सुखासन तो रिलैक्सेसिव पोस्चर है। अब आपका सिद्धासन है। सिद्धासन में बेसिकली हमारा दबाव मूलाधार पे आता है। तो बेसिकली हमारा जो बाईं एड़ी होती है उससे हमारे प्रजनन अंग और जो जग, ये हमारी अस्थि होती है, उस पर दबाव पड़ता है, जगनास्थि बोलते हैं उसको। तो बेसिकली जो दायां पैर है वो पिंडली के ऊपर या नीचे से पकड़ के और उसमें ऊपर खींच लेते हैं उसको। तो ये बताया गया। मेरुदंड को सीधा रखते हैं, स्थिर रखते हैं और साथ में जो है ज्ञान या चिन्ह मुद्रा लगा लेते हैं। कोहनियों को हल्का सा मोड़कर भुजाओं को शिथिल रखते हैं। ये हमारा तरीका होता है। इसकी सीमाएं यही हैं कि साइटिका और मेरुदंड के जो प्रॉब्लम वाले हैं उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके लाभ की अगर हम बात करें तो हमारा स्नायु तंत्र, स्नायु तंत्र समझते हैं आप? हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस पर पूरा प्रभाव आता है इसका। देखिए, आपका नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगर आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब में आ जाए ना तो दिक्कत में आ जाओगे आप। तो नर्वस सिस्टम का ठीक रहना बहुत ही आवश्यक है और नर्वस सिस्टम से हमारी सारी चीज़ें कनेक्ट रहती हैं। हम दूसरे से बात कर पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को, संतुलन रहता है हमारे शरीर में, चलने का वो रहता है, पूरा दिन हम एनर्जी से काम करते हैं। हमारा काम करने की जो सामर्थ्य शक्ति है वो नर्वस सिस्टम मदद करता है उसमें। तो नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो मेरुदंड जब हमारा लंबे समय तक सीधा रहता है तो वो हम अभ्यास में आ जाते हैं फिर उसमें धीरे धीरे। तो हमेशा हमारा जो मेरुदंड है वो सीधा रहना चाहिए किसी भी अभ्यास में। तीनों अभ्यास जो मैंने बताया उसको सीधा रखना है। और एक हमारा सिद्ध योनि आसन है। इसमें बेसिकली दोनों पैरों को सीधा फैलाकर बैठ जाते हैं, दाहिना पैर मोड़ते हैं और उसको तलवे को जाई बांग के भीतरी भाग में सटा कर रख लेते हैं। ये हम इसमें कराते हैं। दाहिनी एड़ी को, हाँ, और दाहिनी एड़ी को हम जो हमारा जो मेन एब्डोमेन भाग है उसके वहाँ पे रख लेते हैं, यानी जो हमारा एब्डोमेन रीजन है वहाँ पर रख लेते हैं। हाँ, एक अंदर रख लेते हैं और एक हमारा जो है दबा के रखते हैं। यस, लगा लो। दोनों पैरों को सामने सीधे फैला के बैठ जाओ, दाहिने पैर को मोड़ लो और फिर तलवे को बाईं जांघ के भीतरी भाग से सटा कर रखें। ये लगा लिया। फिर दाहिनी एड़ी को योनि या अपना जो मेन भाग है उसमें दबा के रखो। दूसरे भाग को ले लो, दाहिनी एड़ी को, ठीक है, उसमें लगा लिया। फिर शरीर को व्यवस्थित कर आरामदायक स्थिति में ले आते हैं और साथ में बाएं पैर को मोड़ना है और बाईं एड़ी को इस प्रकार सीधी दाहिनी एड़ी पर रखना है कि वो उसको दबाए। उस पर रखो। यस, ये हमारा सिद्ध योनि आसन होता है। यस, इस पर दबाव आना चाहिए। आ रहा है? दबाव आना चाहिए। ये हमारा इस तरह से अभ्यास है। इसके जो इसकी जो सीमाएं हैं वही बताई गई। सिद्ध योनि आसन, सिद्धासन के समान इसके लाभ नुक्स सीमाएं बताई हैं।
तो ये हमारे उसके लाभ की अगर हम बात करें तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र पर प्रत्यक्ष जो है डालता है अनुभव। हमारे जो एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने में सहायक होता है, और प्राणायाम और ध्यान में ये काफ़ी मददगार साबित होता है। प्राणायाम और ध्यान लगाने में ये काफ़ी मदद करता है फिर हमें, तो हमारा अभ्यास अच्छा हो जाता है। और स्त्रियों के लिए सबसे सर्वोत्तम अभ्यास है महिलाओं के लिए। तो जब महिलाएं इसको करेंगी तो उनके जो हमारे समस्याएं होती हैं उनको दूर करने में मदद करता है। सिद्ध योनि आसन। एक स्वस्तिकासन होता है हमारा। स्वस्तिकासन में नीचे से बैठो, दोनों पैरों को सीधा फैलाकर बैठ जाते हैं। बाएं घुटने और बाएं तलवे को दाहिनी जांघ के निचले हिस्से में इस प्रकार रखना है कि एड़ी और मूलाधार का संपर्क ना हो। हाँ, रखो। ये देखिए, देखो आप, दिख रहा है आपको? एक पैर ऊपर रख लीजिए और एक पैर को नीचे उसमें दबा के रखो, बस बिल्कुल एकदम। ये हमारा कौन सा आसन है? स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन, स्वस्तिकासन। तो ये हमारा बेसिकली इसमें पैर फैला के बैठ जाते हैं और इसका फायदा हमें मिलता है। सीमाएं अगर बात करें तो स्वस्तिकासन उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो साइटिका और मेरुदंड के शिकार हैं, मेरुदंड की समस्याओं के शिकार हैं। क्या क्या बताया मैंने? स्वस्तिकासन किसको नहीं करना चाहिए? साइटिका और मेरुदंड के। साइटिका वाले कर सकते हैं, और सब में मना है। और लाभ की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पेशीय तंत्र को अच्छा करता है, मस्कुलर सिस्टम। साथ में हमारा जो मतलब मस्कुलर दबाव और दर्द आ जाता है ना बॉडी में, पैरों में, उनको ठीक करने में मदद करता है अभ्यास। साथ में और हमारा जो पैरों के ब्लड का सर्कुलेशन है उसको सही करने में मदद करता है, क्योंकि कभी कभी हमारा ब्लड सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो उसके लिए ये अभ्यास उत्तम है। कभी कभी पैर में ब्लड का सर्कुलेट नहीं हो पाता। यस, बिल्कुल। वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज वेन्स को भी ठीक करता है। वेरिकोज वेन्स को हमने काफ़ी हद तक बहुत ठीक किया है, आसनों से हमने उसको वो किया है ठीक। 15 दिन में मैंने पेशेंटों को ठीक किया है केवल आसनों से, और फिर दवा भी है उसकी, आयुर्वेद में दवा भी है। तो वेरिकोज वेन्स में जो है पहले नसों का गुच्छा बन जाता है, नसों में ब्लड सर्कुलेट नहीं होता तो नसें नीली पड़ जाती हैं, फिर नीली के बाद काली पड़ जाती हैं, और जब काली पड़ जाती हैं तो बस्ट होने लगती हैं, फूटने लगती हैं, तो उनमें से ब्लड बाहर निकलने लगता है, और फिर वो अजीब सा एकदम बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आसान नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी है। आसान नहीं मतलब ये नहीं कि आसान ही है, ये बहुत खतरनाक डेंजरस मानी जाती है बीमारी। तो इसको दूर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इलाज हैं। आज एक अभ्यास और देख लेते हैं, वज्रासन। वज्रासन में बैठेंगे सभी, सिंपल। दोनों पैरों को आगे ले जाओ, पहले बैठने का मैं बताता हूँ। दोनों पैर सीधे आगे, अब आप साइड से मोड़ लीजिए, मोड़ो, अब आ जाओ वज्रासन में। यस, ये तरीका होता है इसका। अब आ जाओ वज्रासन में, आ जाओ। जिनको घुटने की समस्याएं हो, थाइस की प्रॉब्लम हो, घुटने की, हिप्स की प्रॉब्लम हो, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल एकदम आराम से, जैसे ये बैठी है देखो। हाँ हाँ, एडियो पे बैठना वैसे नहीं है, थोड़ा खोल सकते हो हल्का सा साइड में को। हाँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं बैठना है, ये नहीं बैठना, ये सीधा रहता है बिल्कुल। यस, जैसे मैडम बैठी हैं बिल्कुल इस तरह से आपको बैठना है। तो आधे अभ्यास तो हमने आज कर लिए हैं, आधे हम बिल्कुल सही कर रहे हो आप, बिल्कुल सही। और इसमें हाथों की स्थिति कहाँ रहती है? घुटनों के ऊपर, और एकदम मेरुदंड कैसा रहता है? एकदम सीधा। तो ये हमारा कौन सा आसन है? वज्रासन। वज्र कोशिकाओं पे इसका दबाव पड़ता है जो सीधे सीधे हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी होती हैं। पाचन तंत्र हमारी वज्र कोशिकाएं हिप्स के नीचे ही इस भाग में होती हैं, और ये पूरा रीजन बहुत अच्छा हो जाता है। हमारी पैरों की समस्याएं दूर होती हैं, हमारी जो साइटिका वगैरह भी ठीक हो जाती है इससे। और जब ज़्यादा हो तो नहीं करना चाहिए। वेरिकोज वेन्स तो बिल्कुल लाभदायक साबित होता है इसमें। वेरिकोज वेन्स में जब अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये अभ्यास हम कराते हैं, और साथ में पाचन तंत्र एकदम दुरुस्त रहता है। पाचन तंत्र आपको पता है मुख्य भूमिका निभाता है हमारे उसमें पूरे सिस्टम्स में। तो पाचन तंत्र अगर आपका सही रहेगा तो आपके सारे अन्य तंत्र भी सही काम करेंगे। देखिए, यस, पाचन तंत्र में जो है आप भोजन के बाद 5 से 10 मिनट कम से कम करें, और अधिक समय तो आप कितना भी कर सकते हैं। इसको बैठने से हमारी मेधा शक्ति में विकास होता है, बुद्धि अच्छी होती है, स्थिरता आती है हमारी बॉडी में, और हमारे अंदर
हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका भी लाभ इसमें हमें मिलता है। साथ में हमारे जो चेतना शक्ति का जागरण होता है, चेतना शक्ति हमारे मस्तिष्क में होती है, उसका हमें इसमें लाभ मिलता है। पाचन तंत्र दुरुस्त हो रहा है, सबसे बड़ी बात, घुटने सही होते हैं। आजकल तो आप एक नया चलन चल रहा है, घुटने बदलवा लो भैया, घुटने बदले जा रहे हैं। मैं आज आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि घुटने बदलवाने के बाद आज तक कोई चल नहीं पाया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घुटने बदलवाए थे, वो चल नहीं पाए फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा। थोड़े दिन तो ऐसा लगता है कि भाई मेरे तो घुटने बदल गए, मुझे तो मज़ा आ गया, लेकिन उसके बाद वो खराब ही रहते हैं। आपका जो नेचुरल वो है, जो प्रकृति के दिया हुआ सब आपके पास है, अंग हैं, वो आप उनको सही करिए। पुराना भी है, खराब भी है, उसको ठीक करिए, लेकिन बदलवाइए मत। तो घुटने उठने कुछ नहीं बदलवाने, आजकल ऑपरेट करते हैं डॉक्टर, सीधा उनके पास एक इलाज है। लेकिन आपको क्या करना है, लोगों को घुटने बदलवाने के लिए मना करना है। किसी का भी कितनी भी खतरनाक समस्या आ जाए, बहुत ज़्यादा रेयर बात है, तब की बात अलग हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो भगवान का दिया हुआ उपहार है, ओरिजिनल है, वो सबसे बढ़िया होता है। जैसे आप किसी कंपनी का मोबाइल लेते हैं तो उसका चार्जर साथ आता है आपका, वो कंपनी का होता है ना, और जब आप दूसरा लाते हैं तो वो इतनी अच्छी चार्जिंग नहीं करता है। वही ओरिजिनल जो होता है उसका वैल्यू अलग होती है, जो भगवान ने जो फिट करके भेजा है उसमें, जो उसी के लिए बना है खास तौर से। अब वो खराब हो जाए तो फिर तो उसी को ठीक करवाने में फायदा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने आसन कुछ बताए, ये आसन प्राणायाम को दुरुस्त करने में मदद करते हैं। वो तो सब है, वो तो मैं अभी और बताऊंगा, भी आगे आएगा, भी चल रहा है, ये कल भी एपिसोड जारी रहेगा। कल मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा। और आज जो है प्राणायाम के बारे में हमने थोड़ी सी ये जानकारी आसनों से रिलेटेड दी, आपको समझ आया? तो आज हमने आपको आसनों से संबंधित जानकारी दी। कल मैं पूछूंगा आपसे, जो भी है, रिवीजन मेरा जरूरी होता है। तो अच्छा, मुझे रिवीजन की बात करूं तो प्राणायाम करने से हमारे मन में क्या दूर होता है? हाथ खड़े करो, बताओ, तुम बताओ। तुम्हारा तो नाम ही याद नहीं है, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? आस्था। बताओ आस्था। प्राणायाम करने से हमें क्या प्राप्ति की होती है, बताओ सबसे पहले तो ये बताओ। ठीक है, विश्वास आता है। और साथ में प्राणायाम हमारी किस चीज की भूमिका और निभाता है? किस किस के बीच में सेतु का काम करता है, कोई बताएगा? आप ही रुक जाओ, आप बताओ प्रवेश। प्राणायाम हमारा किस चीज का सेतु बनता है, किसके बीच में? वो दो चीज कौन कौन से हैं, आप बताओगे सर? ये तो आप ठीक बता रहे हो, लेकिन इसका दोनों नाम क्या है? बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। इनके बीच में कौन मुख्य भूमिका निभाता है? प्राणायाम। बहिरंग साधन हमारे बाह्य तो हो गए, और जब हम बाहर से अंदर की ओर यात्रा करते हैं तो प्राणायाम उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। हमें ऐसा प्लेटफॉर्म बना देता है ताकि हम समाधि की प्राप्ति हमें आसान हो जाती है। ये हमने कल आपको बता ही दिया था पिछले लेक्चर में। और हमारी जो ज्ञान रूपी पर्दा होता है, क्या होता है? ज्ञान रूपी पर्दा, उस पे जो अंधकार अज्ञान का पर्दा डल जाता है, माया का पर्दा डल जाता है, उसको दूर करने का काम कौन करता है? प्राणायाम। और उसके बाद और क्या प्राप्ति होती है? धारणा सूच योग्यता मनसह, यानी हमारे अंदर धारण करने की योग्यता आ जाती है, किसी भी चीज को धारण करने का सामर्थ्य आ जाता है। तो समाधि की प्राप्ति में हमें आसानी मिलने लगती है। तो ये हमने ओवरऑल रिवीजन थोड़ा सा ऐसे कर लिया, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और एक बार जो है आंखें बंद कर लो सब, एक बार ओम की ध्वनि। दोनों हाथों को रब कीजिए, चेहरे को रिलैक्स करके खोल लीजिए। बहुत सुंदर। तो आज का सत्र भी काफ़ी अच्छा रहा है हमारा। होप करता हूँ कि आपको आसनों के बारे में थोड़ी जानकारी मिल होंगी। आज के लिए जय हिंद।